हाय फ्रेंड्स। तो एस एन बोस फिजिक्स एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली इंतज़ार करते करते आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम डेट आई गई और एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड हो चुके हैं शायद। तो 17 से अपने एग्ज़ाम है। दो जो पेपर थे वो मैं पहले डाल चुका हूँ आपके फिजिक्स के, एक थर्मोडाइनमिक्स और सेकेंड था जो मैथमेटिकल फिजिक्स। अभी एक पेंडिंग है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, बीएससी पार्ट सेकेंड। और कौन सा पेपर है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, पेपर थर्ड। इसकी हम चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। कितना रहने वाला है? 20 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। क्या क्या उसमें आएगा? तो 4 यूनिट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। बेटर रहेगा कि आप 2 यूनिट कोई भी है उसको तैयार कर लें। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली यूनिट, यूनिट फर्स्ट अपन कह सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो बड़े क्वेश्चन के ऊपर ही अपने को फोकस करना चाहिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट की मैं बात करता हूँ ना, अभी ऐसे तो पूरा सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, उसकी बातचीत नहीं करते हैं। और एग्जाम टाइम में आपको भी टाइम नहीं है इतना। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है थेवेनिन प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, थेवेनिन प्रमेय एंड नॉर्टन प्रमेय। ठीक है ना। तो ये दोनों प्रमेय हैं आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट है उसके अंदर आती है। तो इसमें आपको थेवेनिन की प्रमेय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से करनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल, तो थेवेनिन से बेस्ड न्यूमेरिकल और नॉर्टन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको जरूर करने ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन थेवेनिन प्रमेय का हो गया, एक नॉर्टन प्रमेय। शेष जो भी प्रमेय है, अध्यारोपण प्रमेय और वो है, तो वो सारी पारस्परिकता प्रमेय और बहुत सारी प्रमेय हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई पूरा करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन के हिसाब से देखें आप तो मिलर प्रमेय है, उसको आप जरूर देख लेना। कई बार पूछी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि 6.5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो उसके दो पार्ट अगर हम करें तो 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन और 4 नंबर का ये। ठीक है, तो ये अपना एक पार्ट हो गया। दूसरा, और कहां से न्यूमेरिकल आता है इसमें, तो अपने टी व पाई रूपांतरण। ठीक है ना, टी व पाई रूपांतरण, इससे संबंधित न्यूमेरिकल है दो तीन, जो काफी बार पहले पूछे हुए और शॉर्ट एग्जांपल्स में दे रखे हैं, उनको आपको देखना है। ठीक है ना। एक तो देखो, मैं सर्किट बनाकर आपको बता भी सकता हूँ। इस प्रकार से आपका एक जो व्हीटस्टोन सेतु का बनता है ना सर्किट, इस प्रकार से ये सर्किट है वो बनता है। और ये पूछा जाता है इसमें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पूछा जाता है इसके अंदर से। ठीक है ना, या वोल्टेज दे दिया जाए तो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान है वो फाइंड आउट करना रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है वो आप इसमें देखेंगे। और किसी को ज्यादा देखना हो तो जेड प्राचल और एच प्राचल ये देखने होंगे। ठीक है, किरचॉफ के दो नियम है, तो किरचॉफ के नियम कौन कौन से हैं? तो किरचॉफ का धारा का नियम और वोल्टता का नियम पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन इनका बेसिक रहता है, सभी आगे आपके काम में आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो हो गया। यूनिट नहीं हुई है, ध्यान रखना, चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट चैप्टर है वो आपका क्लियर हो गया। अब इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कि दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा आ सकता है इसमें। तो दूसरे क्वेश्चन की अपन बातचीत करें इसके अंदर, तो कौन सा रहेगा। तो इसमें एक अपवाह द्वारा चालन ऐसे करके एक पार्ट है। अपवाह द्वारा चालन, अपवाह द्वारा चालन और विसरण द्वारा चालन। ठीक है ना, विसरण द्वारा चालन, ये पार्ट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो अपवाह, तो अपवाह और विसरण द्वारा चालन ये एक डेरिवेशन है, ये आपको देख लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक, इसके साथ में एक और है पीएन संधि डायोड समीकरण। पीएन संधि डायोड समीकरण, पीएन संधि डायोड समीकरण, ये वाला पार्ट है, ये भी आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन कितने हो गए टोटल फर्स्ट यूनिट से? 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने बता दिए। एक थेवेनिन प्रमेय, दूसरा अपवाह और विसरण द्वारा चालन और तीसरा पीएन संधि डायोड समीकरण। ये डायोड, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है ना। और पीएन संधि डायोड समीकरण, ये तो इक्वेशन दी हुई रहती है, प्रूव दैट ऐसा कहा जाता है। तो ये आप देख लेंगे। और धारिता प्रभाव और वह ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने नहीं है। तो ये अपनी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, यानी फर्स्ट यूनिट में मैंने
मेजर क्वेश्चन कितने बता दिए आपको, 3 क्वेश्चन बताए, 3 में से एक है वो आ जाना चाहिए, अपवाद द्वारा चालन, विसरण द्वारा चालन, और नेक्स्ट ये आपका था पीएन संधि डायोड समीकरण और एक थेवेनिन प्रमेय। तो ये 3 क्वेश्चन आपको देखने हैं। सेकंड जो यूनिट है, यूनिट सेकंड, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने को, तो इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी ये पूछे जाते हैं। दिष्टकारी, वैसे तो बुद्धिष्टकारी बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और अर्ध तरंग के साथ में इस जैसा ही कौन सा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है ना। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और इनके अंदर भी क्या क्या है, तो इनके अंदर दक्षता पूछी जाती है इसका, एक इसके उर्मिका गुणांक के बारे में बातचीत की जाती है, उर्मिका गुणांक, ये 2 टॉपिक है, ये आपके दोनों पूछे जाते हैं, ठीक। अब इसको डिराइव करने के लिए जैसे आईडीसी, आईएसी, आईआरएमएस, ये सारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सारी आपको ज्ञात करनी रहेगी। बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है, आप बुक खोल कर देखेंगे, आपके पास जो भी नोट्स होंगे तो उनके अंदर आपको ये मिल जाएगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर से देखना है और इसके बेस पर न्यूमेरिकल देखना है। इसके अलावा सेतु दिष्टकारी भी अपने सिलेबस में है, लेकिन उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा क्वेश्चन अपन और बातचीत करते हैं, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड, इसके द्वारा, जीनर डायोड द्वारा वोल्टता नियमन, ऐसा करके एक टॉपिक का हमारे है ना, वोल्टता नियमन। तो जीनर डायोड का जो टॉपिक है वो भैया आप देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन है ये ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो है ये वाला कौन सा है आपका, बड़ा क्वेश्चन है। तो ये किसकी बातचीत चल रही है अभी, सेकेंड यूनिट की बात चल रही है। इसके साथ में अगर कोई कंप्लीट देखना चाहे तो एल एंड पाई फिल्टर, 2 फिल्टर हमारे को दे रखे हैं, तो एल और पाई फिल्टर इनका डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो या तो एल फिल्टर या पाई फिल्टर, अगर पूछा जाए तो, नहीं तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई देखना चाहे कि नहीं मैं तो पूरा करूंगा, तो ये आपको देखना है, ठीक है। ये इसका एक चैप्टर आपका हो गया यूनिट सेकंड के अंदर, एक पार्ट हो गया। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल की बात करें तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग से संबंधित ये दक्षता, उर्मिका गुणांक, आईडीसी, आईएसी, आईआरएमएस ज्ञात करना, ईटा ज्ञात करना, ये सारी चीजें हैं, ये इसमें पूछी जाती है। यानी अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग का कंप्लीट कर लोगे, यानी पूरा पढ़ना और उस बेस पर डेरिवेशन करना, तो आपको फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, और आपका जहां तक मुझे लगता है कि पूरा काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड यूनिट का एक पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अब आ जाते हैं हम ट्रांजिस्टर के अंदर, और ट्रांजिस्टर में क्या क्या आएगा, तो ट्रांजिस्टर इसके 3 पार्ट है भाई, 3 पार्ट, मतलब ट्रांजिस्टर 3 प्रकार का होता है, सीबी कॉमन बेस, सीई कॉमन एमिटर, और सीसी कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन बेस, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, 3 टर्मिनल होते हैं जो भी ट्रांजिस्टर हमारा रहता है। जैसे मैं ट्रांजिस्टर अगर बनाऊं तो इस प्रकार से आपका ट्रांजिस्टर बनेगा, ये पार्ट छोटा होगा और ये इधर, ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। ये बाहर की तरफ है तो एनपीएन, तो यहाँ पर ये एक टर्मिनल हो गया, दूसरा, और ये कौन सा हो गया आपका तीसरा टर्मिनल। तो इसको हम कहते हैं, जो दोनों के बीच में रहता है ये तो क्या रहता है आपका बेस, ठीक है। तो व्हेन कलेक्टर, ये वाला रहता है आपका कलेक्टर टर्मिनल, और ये क्या रहता है ई एमीटर, एमीटर, ठीक है। तो एमीटर और बेस एंड कलेक्टर 3 टर्मिनल हो गए। इनमें से जिसको कॉमन करना होता है, तो ये उभयनिष्ठ अगर बेस को करते हैं तो ये कॉमन बेस हो जाता है, जैसे ये कॉमन बेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। और इसके सक्रिय प्रचालन अवस्था, यानी एनपीएन और पीएनपी 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, तो आपको ध्यान में रखने, एन को अगर नेगेटिव से जोड़ दिया जाए और पी को पॉजिटिव से, तो ये कौन सा होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर काउंट होता है। तो पहला फॉरवर्ड बायस और सेकंड रहता है रिवर्स बायस। तो ये एन किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। तो अगर इस प्रकार से मैं इसको जोड़ दूं तो ये कौन सा हो गया आपका उभयनिष्ठ आधार विन्यास हो गया सक्रिय प्रचालन की स्थिति। सक्रिय प्रचालन का मतलब क्या है कि एक है वो अग्रवायास में और दूसरा पश्चवायास में। अगर दोनों पश्चवायास में रहेंगे तो वो अंतःक्षेत्र में चला जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों फॉरवर्ड वायास में होता है तो वो आपका जो संतृप्त क्षेत्र है उसके अंदर हो जाता है। यानी इस प्रकार से एक डायग्राम, रफ डायग्राम खींच रहा हूं मैं, फेयर डायग्राम नहीं है ये, इस प्रकार से ये डायग्राम बनते हैं इनके तीनों के लगभग ऐसे ही। ये तो है निर्गम अभिलाक्षणिक, ठीक है ना।
निर्गम और एक ऐसा ही क्या पूछा जाता है निवेशी। तो निवेशी है वो इस प्रकार से आपके लगभग बनते हैं, ठीक है ना। तो निवेशी और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में बनाना, तो वी आई वक्र बनते हैं, ये वी बनता है और ये आई, ऐसे ये वी और ये आई, ठीक है। अब ये पूरा टाइम अपने पास है नहीं तो मैं बताता आपको इसमें। तो तीनों के उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक, इन तीनों के ये उभयनिष्ठ तीनों विन्यासों के आपके निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और 2 क्वेश्चन एक मैंने आपको पहले बता दिया था, कौन सा बताया था, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का, याद रहे ना। तो टिप्स पर रहने चाहिए कि ये क्वेश्चन है हमारे, तो ये तीनों है ये आप इसमें तैयार करेंगे, ठीक है। ये हो गया निवेशी और निर्गम अभिलाक्षणिक। अच्छा, इसके साथ में अतिरिक्त क्वेश्चन क्या आएंगे, तो ये तो अपना एक पार्ट हो ही गया। अब इन तीनों पैरामीटर्स के कुछ एच पैरामीटर हैं, ठीक है ना। तो एच पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर भी आपको काउंट करने होंगे, यानी तुल्य परिपथ बनाना रहता है इसका, और एच पैरामीटर्स में ज्ञात करने होंगे। क्या क्या ज्ञात करोगे, एच पैरामीटर, इसका एच पैरामीटर यानी तुल्य परिपथ बनेगा, और तुल्य परिपथ बनाने के बाद में इसमें आर आई यानी निवेशी प्रतिरोध, आर ओ निर्गत प्रतिरोध, ए वी यानी वोल्टेज गेन, ए आई यानी करंट गेन, पी ए यानी ये एपीबी है, इसको हम कह सकते हैं पावर गेन। यानी इस प्रकार से 3-4 जो पार्ट्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। इसका अलग से एक डायग्राम बनता है तुल्य परिपथ, जिसको हम कहते हैं तुल्य परिपथ बनाकर, और ये 3-4 चीजें फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है ना। तो तुल्य परिपथ बनाइए और इसके पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तीनों के ही ये पैरामीटर्स ज्ञात करने होंगे। यानी सबसे मेजर जो इसका यूनिट सेकंड का पार्ट है वो क्या है आपका, ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। और उसके भी 3 पार्ट, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। इनके अंदर भी सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कॉमन बेस और कॉमन एमिटर, दोनों ही लगभग सेम से है, कोई खास फर्क नहीं है। कॉमन कलेक्टर है ये तो कम पूछा जाता है, तो मैंने कट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कहना एग्जाम में आ गया तो कि सर आपने तो कहा आया नहीं, ये आ गया, ठीक है। एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। हम यहाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें तो ये दोनों हैं आपके, और इनके अंदर भी उभयनिष्ठ और उसके बाद में एच पैरामीटर से वैल्यूज ज्ञात करना, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ये आपके हो गए ट्रांजिस्टर से संबंधित जो भी अपना था। अच्छा, इसके अलावा छोटा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है भाई, क्योंकि इसी में फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर फेट और आ जाता है सेकंड यूनिट, काफी बड़ी यूनिट है। जे फेट और मॉसफेट, जे फेट और मॉसफेट नाम सुनने में बड़े लग सकते हैं, दिखने में बड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत इजी है, आसान है। फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का एक पार्ट है जिसको आगे मतलब जैसे क्या होता है, अभी कोरोना अपन चल रहा है कोरोना, तो आप सुनते हैं ना कि आज इसका ये डेल्टा म्यूटेंट आया है, आज अल्फा म्यूटेंट आया है। वो क्या करता है, अपनी सुरक्षा करने के लिए डेवलप करता चला जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है, और उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर था, अकेले ट्रांजिस्टर से काम नहीं चला, इसलिए उसमें फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये जोड़कर उसको उन्नत अवस्था में प्राप्त किया गया। जो आप जैसे आज देखते हैं कि पहले अभी जो आपके मोबाइल्स आ रहे हैं वो 64 GB 128 GB ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो ये किसका परिणाम है, ये इस टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। एनीवे, तो हमें क्या पढ़ना है उसकी बातचीत करते हैं अपन। मॉसफेट, मॉसफेट में भी एक पार्ट है ई मॉसफेट, ये आपको देखना है, ठीक है ना। क्या होता है, इनहेंसमेंट मॉसफेट कहते हैं। इसमें चैनल बन जाता है और जो आवेश वाहक उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो ई मॉसफेट है, ये आप पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ई मॉसफेट और एक डिप्लीशन लेयर, तो ई इनहेंसमेंट और ये डिप्लीशन, इसमें आवेश वाहक बढ़ जाते हैं और इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कम हो जाते हैं। तो ये मॉसफेट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इनहेंसमेंट और डिप्लेशन मॉसफेट, इनसे संबंधित पूछा जाता है, तो ये दोनों पार्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। ओके, तो ये आपकी सेकंड यूनिट है, ये कंप्लीट हुई है। तो सेकंड यूनिट में फिर से रिवाइज करें तो क्या क्या आ गया, छोटे क्वेश्चन में तो मॉसफेट आ गया आपका, और जेफेट अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। लास्ट यूनिट में लास्ट चैप्टर्स में मिलेंगे आपको, अलग टॉपिक है। ओके, उसके बाद में कौन सा है, तो ट्रांजिस्टर मेजर पार्ट है, तो इसके 3 के अभिलाक्षणिक वक्र और उनके तुल्य परिपथ ज्ञात करके फाइंड आउट करना वैल्यूज हो गया। और अगर और अधिक करना चाहो तो पहले मैंने आपको इसका बता ही दिया था, क्या बताया था इसमें, ये
अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग और एक जीना डायोड हो गया। ये हो गई आपकी यूनिट सेकंड। अब इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास में 4, करने कितने हैं आपको 3। तो आप जो किनारे किनारे हैं कि भाई अपने तो बीएससी हो जाए बढ़िया से, तो वो तो 2 यूनिट जो मैंने बताई है उनको ढंग से कर लेना, ठीक है। फिर भी चलो रिस्क नहीं लेंगे भाई, 3rd यूनिट भी कर लेते हैं, सर ने बताया तो है, लेकिन क्या पता ना आए तो यूनिट 3rd आपके लिए तैयार है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर का ही आगे का पार्ट है, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ऐसा करके एक टॉपिक है, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ये वाला है, ये आपको करना है इसमें, ठीक है ना। आरसी युग्मित यानी इसमें युग्मित का मतलब क्या है कि 2 ट्रांजिस्टरों को जोड़ते हैं, जैसे ये एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये एक ट्रांजिस्टर पार्ट हो गया और ये दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया। अब इन दोनों को किससे जोड़ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से जोड़ना, आर रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटर। प्रवर्धक यानी सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करना है, ये काम करना है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रवर्धक, ठीक है। तो ये आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसका एक डायग्राम बना हुआ है, इसके 3 परास है, उच्च आवर्ती परास, मध्य आवर्ती परास और न्यून आवर्ती परास, ऐसे करके ये एक पार्ट है, थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में एक ऐसा डायग्राम बनता है, तो ये इस प्रकार से डायग्राम है, ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, तो ये तो देखो ये कौन सा हो गया, मध्य आवर्ती परास, ये इसके पहले वाला न्यूनावर्ती परास, ये मध्य, और ये क्या हो गया आपका उच्च आवर्ती परास, ठीक है। इस प्रकार से ये फाइंड आउट करना रहता है। अगर एग्जामिनर देना चाहे तो ये अकेला क्वेश्चन 6.5 नंबर का जा सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अगर करना चाहे आपको तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन हो गया आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का। इससे आगे बढ़ते हैं। अब पुनर्निवेश, पुनर्निवेश क्या होता है, पुनः निवेश नाम से स्पष्ट है ना इसका, यानी जो आपका आउटपुट है उसको आप वापस कहां पर दे दें, इनपुट के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, पुनर्निवेश। अच्छा, पुनर्निवेश तो देते हैं लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल की नेगेटिव टर्मिनल, यानी उसको इन्वर्ट करके जब ट्रांजिस्टर को दिया जाता है तो ऋणात्मक पुनर्निवेश कहलाता है, और अगर वैसे का वैसे देते तो धनात्मक पुनर्निवेश दिया कहा जाता है। ये आपका सेकंड लास्ट ऑक्सीलेटर के पहले का चैप्टर है, यानी पीछे से 3rd चैप्टर है आपका, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको। और इसमें आप जो इम्पोर्टेंट है, वैसे पुनर्निवेश पूरा है लेकिन ध्यान पूरा समझ में आपको आएगा नहीं, एक बार एग्जाम पर्पज से ऋणात्मक पुनर्निवेश ये आपको देखना है, ठीक है। और इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, वो आप देखते जाना। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण, द्वारा लब्धि का स्थायीकरण, ऐसा करके एक आपको शॉर्ट पेपर में मिल जाएगा और उसमें आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, या आप बुक पढ़ते हैं उसमें कहीं पर भी मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसी का पार्ट है, इसी को और विस्तृत करें, अरेखीय विरूपण, अरेखीय विरूपण व रव का न्यूनीकरण, रव का न्यूनीकरण। ये क्या चीज है जी, क्या लिख दिया आपने, तो ये सारे ऋणात्मक पुनर्निवेश के फायदे हैं, ठीक है। लब्धि का स्थायीकरण यानी जो अपने को गेन प्राप्त होता है वो स्थायी प्राप्त होता है। पहला अरेखीय विरूपण यानी डिस्टोर्शन कम होता है, और रव, रव होता है नॉइज, एक्स्ट्रा आवाज, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वीडियो में मेरी आवाज ही आए लेकिन इसके पास से कोई ट्रैक्टर निकल गया तो उसकी आवाज आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, नॉइज हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रव। तो इसका न्यूनीकरण, ऐसे करके ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो पहला आरसी युग्मित वाला हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। 3rd क्वेश्चन इसमें है उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक, उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक, ऐसा करके एक टॉपिक है, इसको आपको देखना है, ठीक है। कई बार इस नाम से आता है, या इसको हम कहते हैं वोल्टता पुनर्निवेश, वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी, वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी निवेश परिपथ, ऐसा करके एक टॉपिक है, ये आपको देखना है।
क्योंकि वोल्टता का भी पुनर्निवेश होता है और धारा का भी पुनर्निवेश होता है, श्रेणी में भी होता है और समांतर क्रम में भी होता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप देख लेंगे, ठीक है। दूसरा है एक और ऐसा ही उत्सर्जक बायस प्रवर्धक नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्सर्जक बायस प्रवर्धक ये कौन सा है? तो ये है आपका धारा पुनर्निवेश, धारा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश परिपथ। ठीक है, तो उत्सर्जक बायस प्रवर्धक हो गया और एक उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक हो गया। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कंबाइंड रूप से 3, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा था, जो आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का था। तो ऐसे करके यूनिट 3 में आपके क्वेश्चन हो गए 4। आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है, कर सकते हैं तो करना चाहिए, और पहली बार कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपकी क्योंकि कैपेसिटी है, नहीं तो क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं, जैसे ये दोनों पढ़ लिए तो मिक्स हो जाएंगे दोनों, इसलिए आपके जैसी कैपेसिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। ये यूनिट 3 है, ये वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट के अंदर। लास्ट यूनिट और लास्ट जो यूनिट है 4th यूनिट नंबर 4th, क्या इसके अंदर पूछा जाएगा? बहुत आसान यूनिट है और इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है दोलित्र का, तो दोलित्र का सिद्धांत, दोलित्र का सिद्धांत क्या है? आइडियल दोलित्र ऑसिलेटर क्या होता है कि एक बार आप पेंडुलम को हिलाकर छोड़ दो तो वो कंटिन्यूअस चलता रहे, तो वो क्या कहलाता है? आपका दोलित्र कहलाता है। अब ये तो पेंडुलम की बात है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में पेंडुलम थोड़े लाएंगे आप। तो यहाँ हम कहेंगे ट्रांजिस्टर की बात, कि ट्रांजिस्टर में एक बार आपने निवेश दे दिया, उसके बाद में कंटिन्यूअस वो ट्रांजिस्टर चलता रहे इंफिनिटी टाइम तक, तो वो क्या कहलाता है? आदर्श स्थिति होती है ट्रांजिस्टर की, ठीक है ना। तो वो जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? आपका दोलित्र। ये धनात्मक पुनर्निवेश पर कार्य करता है। तो दोलित्र का सिद्धांत, एक इसका नाम और भी है भाई, बार्कहाउसन कसौटी नाम से भी ये पूछा जाता है, ठीक है ना, बार्कहाउसन कसौटी। ऐसा करके ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा 3 हमारे दोलित्र हैं। पहला है आर, चलो 3 है, तीनों ही लिख देता हूं। आरसी कला विस्थापक दोलित्र, आरसी कला विस्थापक दोलित्र। दूसरा है कॉल्पिट दोलित्र, कॉल्पिट दोलित्र। और तीसरा क्या है? तो तीसरा जो आपका दोलित्र है हार्टले दोलित्र, हार्टले दोलित्र। तीनों में से कोई सा पूछा जाता है? कॉल्पिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्या करना है? डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, नहीं रट सकते हो। इनके डायग्राम बने हुए, वो डायग्राम देखना, 3 डायग्राम बने हुए एक के अंदर, ठीक है ना। तो उसको सोल्व कर पाते हो क्या आप डायग्राम को? अगर आपने डायग्राम सोल्व कर लिया तो उसमें बाद में तो क्या है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम एक ही लगता है, तो उसको सोल्व लगाते जाओ, सोल्व करते जाओ। तो मेथड समझना, रटाफिकेशन नहीं होगा। अभी कह रहा हूं तीनों में से तीनों कर सको बेटर है। इसमें 3 ट्रांजिस्टर 3 पार्ट होते हैं, आरसी के माध्यम से जुड़ते हैं, कॉल्पिट दोलित्र और हार्टले दोलित्र, ठीक है। तो आपको जैसा कर पाते हैं उतना कर लेना। ये आपका एक पार्ट 4th यूनिट का हो गया। एक क्वेश्चन बड़ा यहां से आ जाएगा आपका। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? तो लॉजिक गेट का है। तो हमें लॉजिक गेट तो सराते हैं, बहुत आसान है। लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? और एंड नोट, 3 तो होते हैं आपके बेसिक गेट्स, ठीक है। तो बेसिक गेट्स दरवाजे तो होते हैं ना, घर के दरवाजे, वही गेट। क्यों? तो गेट्स यहाँ डिफरेंट है थोड़े। गेट्स 3 है, और एंड तीसरा कौन सा रहता है? नोट। ये तो रहते हैं बेसिक गेट। और 2 कहलाते हैं आपके यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल कौन कौन से? नैंड और नोर। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है वो बताओ ना सर। तो नैंड और नोर आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यूनिवर्सल गेट की सहायता से बेसिक गेट का निर्माण कीजिए। जिससे क्या कहेगा? या तो कहेगा कि नैंड गेट की सहायता से इनका निर्माण करो, या फिर कहा जाएगा कि नोर गेट की सहायता से इनका निर्माण कीजिए। तो ये कार्य आपको इसमें करना रहेगा, ठीक है। तो नैंड और नोर की सहायता से इन गेट्स का निर्माण करना देख लेना।
ये तो बहुत आसान है। ये देखो जैसे नेंड है ना, इसकी सहायता से तो दो नेंड गेट लगा दो तो सीधा एंड गेट बन जाता है। ऐसे ही नोर वाले में और में कितने बनाओगे, दो नोर लगा दो तो और बन जाता है। एनीवे देखना तो पड़ेगा आपको, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन रूल तो नहीं पूछे जाते हैं, पर इनके बेस पर आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना रहता है। जैसे कोई भी बड़ी इक्वेशन दे दी, उसको सॉल्व करना है, एलएचएस आरएचएस को इक्वल करना। तो ये डी मॉर्गन है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला करना है आपको। और क्या देखना है जी, डी मॉर्गन पर बेस क्या आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले पार्ट इसका आ जाएगा। और इसके अलावा अतिरिक्त कुछ है क्या जी, हाँ एक पार्ट और रह गया। ये जो तीन गेट्स है ना, इनको डीटीएल और टीटीएल, इनकी सहायता से इनका निर्माण करना। डीटीएल क्या है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सिस्टम, और टीटीएल क्या है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सिस्टम। ठीक है, तो टीटीएल की सहायता से और गेट का निर्माण, टीटीएल की सहायता से एंड का निर्माण, और टीटीएल की सहायता से नोड का निर्माण। नोड तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन और एंड गेट ये आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। डीटीएल भी कम पूछा जाता है, टीटीएल ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो टीटीएल की सहायता से और व एंड गेट का निर्माण कीजिए। ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, या डीटीएल की सहायता से। थ्योरी थोड़ी सी है, जितना समझ पाते हैं। ठीक है, दो की पढ़ लेंगे तो एक में कंफ्यूजन हो जाओगे, ये पक्का है। तो ये आपकी फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से मैंने आपका सारा पेपर है वो सॉल्व कर दिया है। एसएम बॉस फिजिक्स एकेडमी की तरफ से मेरी ओर से खूब सारी आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं समझता हूँ कि मेरे जो ये वीडियोस मैंने डाले हैं, तो ये तीन वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस है कि इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो अपने एकेडमी है इसके लिए, आपके 11th-12th फिजिक्स, कॉलेज फिजिक्स और 10th मैथ, इन स्टूडेंट्स के लिए हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आपके कोई भी साथी कोई अगर पढ़ना चाहें तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।